आज की बातचीत में योगेश द्विवेदी हमारे साथ रहेंगे। योगेश द्विवेदी मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन, जो मध्य प्रदेश के लगभग 150 किसान उत्पादक संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है, उसका फेडरेशन है, वो उसके सीईओ हैं और लगातार करीब 42 से 45 जिलों में जो उनका प्रेजेंस है वहां मध्य प्रदेश में लगातार घूमते रहते हैं। और अभी जो भारत सरकार की एफपीओ नए एफपीओ बनाने की जो योजना है, उसमें अब छत्तीसगढ़ पे भी जो इनका फेडरेशन है वो अब ध्यान दे रहा है और वहां भी उनका काम चल रहा है। इस समय वैसे तो भोपाल केंद्र रहता है योगेश जी का, हमने पहले ही बात की, लेकिन आज वो बेमेतरा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पे अपने एक किसान उत्पादक संगठन के साथ हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। योगेश जी, लगातार हमने देखा है कि जो किसान उत्पादक संगठनों के नए किसान उत्पादक संगठनों के इनकॉर्पोरेशन का उनको बनाने का जो एक अभियान है, जो योजना सरकार की है, वो गति पकड़ रही है। और आपके साथ जो प्रगति कृषक उत्पादक संगठन दिख रहा है, जहां से अभी आप हैं, वो भी अभी नया ही बना है, जो भारत सरकार की योजना है। तो इस योजना में किस तरह से अभी काम चल रहा है और क्या आपका अनुभव है, क्या किस तरह से आप लोग इसको नए एफपीओ को बना रहे हैं? जी, इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो नए एफपीओ की जो परियोजना है भारत सरकार की, उसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य है, उसमें 300 किसानों को, न्यूनतम 300 किसानों को, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें 300 किसानों को जोड़ने की जो है एक पहली प्राथमिकता है। क्योंकि अभी इस बार सरकार ने ये रखा हुआ कि अगर 300 किसान जुड़ते हैं तभी उसको एफपीओ का दर्जा दिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में वो संख्या जो है 150 है। तो अभी जो पहला कार्य है, अब सभी जगह पे वो हम लोग ये करें कि जो 300 किसानों को इससे जोड़ा जाए। तो किसानों के एफपीओ के उद्देश्य के बारे में, एफपीओ का महत्व के बारे में वो गांव-गांव में बैठक करके वो एक पहला काम जो किया रहा था। और दूसरा काम ये है कि जो 300 किसान है, इनका जो इक्विटी, एक जो इनका कलेक्शन है, मतलब इनका जो शेयर मनी, किसानों की जो सहयोग राशि है, क्योंकि भारत सरकार की जो योजना है उसमें यह है कि एक किसान से 2000 रुपए तक अगर एफपीओ कलेक्ट करता है तो भारत सरकार भी 2000 रुपए एफपीओ को अनुदान के रूप में देगी। तो हम लोग भी अभी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसान अपना पैसा, क्योंकि देखिए एफपीओ तो व्यवसाय करने के लिए बना हुआ है, उसके पास अगर व्यवसाय की पूंजी नहीं होगी तो व्यवसाय कैसे कर पाएगा। तो अभी जो पहली प्राथमिकता है कि 300 लोगों को जोड़ना और उसमें से कम 3 लाख रुपए कम से कम इकट्ठा करना। और वो अगर वो एक जो 300 लोग 1000 रुपए अगर अभी जमा करते हैं तो उतना ही पैसा भारत सरकार उनके खाते में डालेगी और एक एफपीओ को 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं आगामी 1-2 साल के अंदर। तो अभी 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी कई सारे एफपीओ के खाते में, ये जो इक्विटी मैचिंग ग्रांट का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कई सारे खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं और जिससे काफी एफपीओ को फायदा होगा। चलिए, अच्छी बात है। यानी 1 जनवरी जो नया कैलेंडर वर्ष शुरू हो रहा है वो एफपीओज के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा और कई सारे एफपीओज के खाते में फंड्स आ जाएंगे, सीधे प्रधानमंत्री की ओर से भेजे गए फंड। लेकिन योगेश जी, ये जो फंडिंग की बात आपने कही है, पहले भी जो व्यवस्था थी उसमें जो मैचिंग इक्विटी दिया जाता था, जो एसएफएसी है, नाबार्ड है, उनकी ओर से, और जो खासतौर से कामकाजी खर्च है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट एफपीओज के होते हैं, ऑफिस के खर्च, जो पदाधिकारियों के खर्च, उसमें वो काम आता था। तो अभी जो ये आप बता रहे हैं नए जो दिशा निर्देश आए हैं, उसमें जो इक्विटी मैचिंग का नया जो नियम है वो पहले से किस तरह से भिन्न है, अलग है? देखिए, इसमें जो भारत सरकार की योजना है, इनफैक्ट इसमें कुछ कंपोनेंट पहले से भी थे। इक्विटी मैचिंग ग्रांट का पहले भी था, पहले वो 10 लाख था, अब उसको करके 15 लाख कर दिया गया है। पहले जो एक किसान के लिए अधिकतम सीमा थी 1000 रुपए थी। एक किसान को जो मैचिंग ग्रांट में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा एक किसान को। अभी उस सीमा को 2000 रुपए कर दिया, मतलब 750 किसान अगर 2-2 हजार रुपए जमा करते हैं तो 15 लाख रुपए होते हैं। 15 लाख भारत सरकार देती है। एक तो ये जो सीमा बढ़ाई गई है। दूसरा जो काम किया गया है, महत्वपूर्ण कार्य किया गया है कि जो एफपीओ को 3 साल के लिए जो प्रशासनिक व्यय है, जिसमें उनके प्रबंधक और उनके लेखाकार की सैलरी है और जिसमें उसके ऑफिस का खर्चा है, तो लगभग वो 50,000 रुपए महीने का है, जो भारत सरकार 3 साल तक के लिए वो दे रही है। तो पहले ये व्यवस्था थी, पर वो व्यवस्था अलग अलग संस्थाओं की, नाबार्ड की कुछ अलग थी, एसएफएसी अलग थी, और उसमें एक रूपता नहीं थी, और वो जो सहयोग था वो पर्याप्त नहीं था। अभी सरकार ने जो किया है, अभी जो 3 साल का पर्याप्त बजट दिया गया है, जिसमें कि लगभग 6 लाख रुपए महीने साल का दिया गया, टोटल 18 लाख रुपए 3 साल में एफपीओ को प्रशासनिक व्यय के लिए मिले।
और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है जो कि पहले था लेकिन वो छोटा था, जिसमें कि एफपीओ को व्यवसाय जब करेगा तो उसको जो ऋण की जरूरत पड़ेगी, तो भारत सरकार पहले 1 करोड़ तक की गारंटी लेती थी, अभी वो 2 करोड़ की सीमा कर दी गई है कि जो व्यवसाय करने के लिए अगर एफपीओ को ऋण चाहिए तो वो ऋण की जो गारंटी है वो भारत सरकार वो लेगी। तो ये कोलैटरल फ्री लोन जिसको बोलते हैं हम लोग, कि जिसमें कि कोई गारंटी नहीं देनी है और सरकार को इसमें करके, और इसके लिए सरकार जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को अभी कर रही है क्योंकि वो ज्यादा आगे नहीं आ रहे थे। पर जिस तरह से सरकार का अभी योजना है और दबाव है, तो हमें आशा है कि काफी सारे बैंक जो है वो आगे आएंगे। जी, एफपीओज के लिए फाइनेंसिंग और फंडिंग एक बड़ी समस्या रही है काफी वर्षों से। आपने कुछ बातें बताई हैं जो कि बदलाव किए गए हैं नए नियमों में, क्योंकि लगातार आप काम कर रहे हैं एफपीओज के साथ और ये जो नियमों में बदलाव हुए हैं उनको हुए कुछ समय हो भी गया है, तो वास्तव में जमीन पर ये नियम कानून कैसे उतर रहे हैं इस बारे में आपका अनुभव हम जानेंगे, आपसे पूछेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और मंडी.com में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज मंडी.com में बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 10,000 नए एफपीओज के गठन की योजना सरकार की है वो किस तरह चल रही है और जो पहले के नियम और दिशा निर्देश इस संदर्भ में थे उसमें जो बदलाव किए गए हैं उनका वास्तव में जमीन पर कितना असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन के सीईओ योगेश द्विवेदी बने हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। योगेश जी, हम बात करते हैं फंडिंग की और आपने बताया कि फंडिंग और फाइनेंसिंग में किस तरह से सीमा बढ़ाई गई है, किस तरह से उसकी जो पीएसयूज हैं, जो पीएसबीज हैं, बैंक्स हैं, उन पे सरकार किस प्रकार से किसानों को मदद करने की, किसानों को ऋण देने का दबाव बना रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसका वास्तव में अनुभव के तौर पे कितना फर्क आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब तो करीब करीब 6-8 महीने हो गए हैं नए दिशा निर्देश आए हुए। अभी भी जितना सरकार का जो योजना है या जो सरकार का जो प्लान है उसके हिसाब से अभी उतना आगे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल बैंक है उनके पास बहुत सारे अपने चूंकि कार्य है और नॉर्मल वो कस्टमर को भी डील कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है, फाइनेंसिंग वो चलते हैं। एफपीओ को लेकर के अभी भी उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। एक ये महत्व चिंता का थोड़ा विषय है, पर और इस पे शायद चर्चा भी हुई और सरकार से अभी जो मांग की जा रही है हम लोगों का भी है कि एक एग्रीकल्चर के लिए बैंक होना चाहिए। जो नाबार्ड जैसा संस्थान है बट वो कई सारे सरकारी फाइनेंसिंग करता है, बट कृषि के लिए बैंक अभी क्या है, ब्रांचेस में एक शाखा होती है, जब जाएंगे एसबीआई या कोई भी बैंक की एक शाखा को एग्रीकल्चर ब्रांच बोल देते हैं, लेकिन वहां पे नॉर्मल कस्टमर के लिए भी होती है। तो वहां किसान के लिए क्या है, वो काफी भीड़ होता है और एफपीओ के लिए ऐसा कोई फोकस नहीं है। तो आल्दो सरकार ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडर, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो था उसमें एफपीओ लैंडिंग को भी रखा था, इसके बावजूद भी जितना सरकार की अपेक्षा थी उतना एफपीओ को फाइनेंस नहीं मिल रहा और हम लोग उसको फेस कर रहे थे। इसीलिए एफपीओ मजबूर होकर एनबीएफसी के पास जा रहे हैं। एनबीएफसी के जो लोन है वो महंगे हैं और जो एफपीओ कार्य कर रहा है उसमें उतना मार्जिन नहीं है, तो ये एक चैलेंज है। तो एफपीओ ज्यादातर बिजनेस करती है लेकिन उसका ज्यादा जो मुनाफा है वो ब्याज में चला जाता है। तो ये बात हम लोग सरकार के सामने रखे हैं और ये बात को सरकार भी महसूस कर रही है। जी, अच्छा योगेश,
भारत सरकार ने एक जो नया बदलाव किया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि जो ऑलरेडी जो कृषि या रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही हैं वहां भी अब एफपीओ को जोड़ा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और किस तरह से ये असर करेगा एफपीओज को अपना बिजनेस खड़ा करने में, इसको भी थोड़ा सा समझाइए हम लोग। ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है और जो भी दर्शक देख रहे हैं कि उनको मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अभी जो ये कदम उठाया है कि जो भी सरकारी परियोजनाएं बड़ी चल रही थी, जैसे रूरल ग्रामीण जो अपना रूरल डेवलप पंचायत विभाग की जो है वो योजना जो एनआरएलएम की थी, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो था, उसमें भी एफपीओ को काम दे दिया गया है। ट्राइफेड को एफपीओ का काम दे दिया, नाफेड को एफपीओ का काम दे दिया गया है। साथ में जैसे परंपरागत कृषि विकास को आपको देखा होगा जो लेस केमिकल को लेकर के, और ये था कि अगर हम जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम कैसे रासायनिक खादों से निर्भरता अपने किसानों को कम करें, उसके लेकर के भारत सरकार की परियोजनाएं चल रही थी, इसको कि परंपरागत कृषि विकास योजना बोलते हैं। और जिसको लेकर के मैं कल जो है कबीरधाम में गया हुआ था, हमारे जो आदिवासी किसान भाई है वो एक एफपीओ बनाया उन्होंने, और वो जैविक चावल को लेकर के उन्होंने जो है बहुत सुगंधित वहां के जैविक जो चावल है बिल्कुल वहां पे रासायनिक जंगल के क्षेत्र है। तो ऐसे जो हमारा जो एक यूनिक एरियाज है जहां का उनका कि बिल्कुल ऐसा मटेरियल है जिसका कि एक नेचुरल ऑर्गेनिक है, तो ये सरकार ने ये छोड़ा है कि जब वहां पे ऑलरेडी परियोजना चल रही थी एफपीओ को मिल करके, और जो बाजार की समस्या है, क्योंकि किसान उत्पादन तो कर लेता है लेकिन जब वो बाजार में ले जाने में वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो एफपीओ जो अगर उस बीच में अगर आता है वहां पे तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और वो जो हमारी मंशा है कि हम लोग किस तरह किसान जो खेती में से किसान की आमदनी बढ़ाएं और लागत को कम करें, तो ये जो दोनों उद्देश्य है ये अगर कन्वर्जेंस जो सरकारी योजनाओं से करके और सरकार इस दिशा में काम कर रही, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, और हमें लगता है कि इससे किसानों को काफी फायदा होगा। योगेश, एक और बदलाव जो किया गया है, जो नए दिशा निर्देश हैं और जो जिस पर काफी जोर दिया गया है वो है जो आपका मैनेजमेंट है, यानी जो एफपीओ का मैनेजमेंट है उसमें प्रोफेशनलिज्म लाने का। और हमने ये लगातार कई एफपीओज की कहानियों में जब हमने मंडी.com के लिए उनकी स्टोरीज की हैं तो ये देखा है, और आपका तो अनुभव होगा ही होगा ये, कि एक तरह से एफपीओ की पूरी सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसको चलाने वाले जो उसको पदाधिकारी हैं वो कितने समझदार हैं, कितने सक्रिय हैं, कितने उत्साही हैं। इसमें जो नए बदलाव किए गए हैं, जो नए नियम या दिशा निर्देश बदले गए हैं, उनका किस तरह से असर देखने को मिल सकता है और अभी तक का क्या अनुभव आपका दिख रहा है? सरकार से अभी हमने रखा था, पिछले कुछ सप्ताह पहले हम लोगों ने मैनेज के साथ बात करके इस तरह के हम कोर्स चलाने की जरूरत है। जो हमारे गांव के किसानों के बच्चे हैं उनको हम किस तरह से प्रोफेशनली जो है कोर्स के माध्यम से उनको तैयार करें, ताकि वो गांव स्तर पे रह करके और वो जो है किसानों के साथ और संस्थाओं के साथ लंबे समय तक काम करें। क्योंकि जो एफपीओ का स्थायित्व है वो वहां के आधार पे, अगर वो व्यक्ति वहां रुकेंगे नहीं, आएंगे और चले जाएंगे, तो एफपीओ का जो है वो संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। तो सरकार से हम लोगों ने कई बार ये गुजारिश की है कि अपने जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या जो आईटीआई हम लोग बोलते हैं, आईटीआई के पैटर्न में जहाँ की लर्निंग बाय डूइंग के जो कॉन्सेप्ट है कि आप करके सीखें, और व्यवसाय के इस तरह के यूनिट है जहाँ पे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि जितनी अभी देखिए 10,000 एफपीओ भारत सरकार ने बोला है अभी जो बनाने का योजना है, इसके अलावा भी कई सारे परियोजनाओं में भी एफपीओ का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो इतने सारे लोगों की अभी हमारे पास जो है उपलब्धता नहीं है जो कि एग्रीकल्चर बिजनेस के लोग हो। तो ये एफपीओ के लिए ये मैनेजर की जो है ये वास्तव में एक समस्या है, और हमें लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। हम लोग भी कर रहे हैं, जैसे मध्य भारत में हम भी मैनेज के साथ एक पार्टनरशिप करके हम कई प्रस्ताव उनको देने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपने किसानों के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, कृषि स्नातक है, उनको हम कृषि व्यवसाय का इस तरह के कोर्सेज के माध्यम से और उनको हम अपने काम में लगा करके किस तरह से तैयार करें ताकि एफपीओ में वो अच्छे मैनेजर साबित हो सके। जी, बहुत ही बढ़िया आइडिया ये है, क्योंकि बाहर से आप जब किसी को लेके आते हैं और जब उसके दिमाग में ये होता है कि उसको फिर यहाँ से तुरंत वापस जाना है, तो उस काम में उस तरह की दक्षता या निष्ठा नहीं आ पाती है। अगर वहीं के बच्चे इसको स्किल्ड किए जाएं इसके लिए, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा देखने को मिलेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद एफपीओज और बाजार की चर्चा हम जरा करेंगे योगेश जी के साथ, जिसके बारे में उन्होंने अभी संकेत भी किया था और कहा भी था कि बाजार एक उनके लिए समस्या रही है। तो इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं ये जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रोड।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों के बारे में, और किसान उत्पादक संगठनों को करीब 10,000 नए एफपीओ बनाने की जो सरकार की योजना है वो किस दिशा में जा रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन, जिसके अंदर करीब करीब 150 एफपीओ आते हैं और जिसका मध्य प्रदेश के करीब 42-45 जिलों में प्रेजेंस है, उपस्थिति है, और अब छत्तीसगढ़ में भी उसका काम अब बढ़ रहा है। उसके सीईओ योगेश द्विवेदी से हम बात कर रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम के पहले जो हिस्से थे उनमें जब हम बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही कि जैसे कुछ चावल, जो सुगंधित चावल का आपने उदाहरण दिया, और जितने भी एफपीओ हैं वो कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे प्रोड्यूस करते हैं और उनको बेचना होता है। तो बाजार एक समस्या किसानों के लिए रहा है, और देखा जाए तो एफपीओ के पूरे गठन और उसके बढ़ने का एक मूल कारण जो है वो बाजार है, क्योंकि यहाँ पे आप वॉल्यूम कर पाते हैं और किसानों से लेके बड़े वॉल्यूम में ज्यादा आपके पास बार्गेन पावर आती है। इस लिहाज से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब तो कुछ वर्ष हो गए हैं इस एरिया में आपको काम करते हुए, तो बाजार की समस्या पर एफपीओ के नाते कितना नियंत्रण आप कर पाए हैं और क्या लगता है कि और करने की जरूरत है? एफपीओ सभी मतलब सफलताओं का जो अगर मैं बात करूं तो उसमें मिक्स है एक तरह का। कई जगह पे काफी क्षेत्रों में, जैसे कुछ राज्यों में काफी एफपीओ आगे निकल गए हैं, कुछ राज्यों में थोड़ी सी प्रगति कम है, और यहाँ तक कि क्योंकि शुरुआती दौर में है और लोगों को उसके में काम करने का बोलते हैं कि आदत जो है एफपीओ के साथ मिल करके काम करने का, उसमें समय लग रहा है। लेकिन सभी जगह पे किसानों को फायदा हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि कल जो वहां पे हम लोग थे, वहां पे हमारे किसान जो है वो जो छोटे चावल उगाते थे और व्यापारियों को जो है औने पौने दाम में बेच देते थे, आज उन गाँव में किसान के यहाँ गए थे, 600-700 कुंटल उन्होंने धान इकट्ठी करके रखे हुए, उसका चावल बना रहे हैं वो लोग, और एफपीओ उनको फाइनेंस करके और उनको भुगतान भी कर दिया किसानों को। इसका मतलब ये है कि जो मजबूरी में जो लोग बेचते थे वो मजबूरी में बेचना जो है किसानों को, क्योंकि वहां पे एक संस्था है, उसको किसानों को पैसे की जरूरत है, वो पैसे का प्रबंध करके और उनको भुगतान कर रहे हैं, और वो जो उत्पाद है उसको प्रोसेसिंग करके और उसको चावल बनाने की और बेचने की तैयारी हो रही है। और हम लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे जो चैनल है उनको भी यूज करने की कोशिश करेंगे उस मटेरियल को बेचने के लिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें केमिकल जो है रेसिडुअल्स 0% है। तो ये सब कुछ वो किसान, अगर हमारा एक सुदूर में गांव, एक जंगल के बीच के किसान के लिए अकेले ये संभव नहीं था। तो ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है, ये जो इस तरह की संभावनाएं, ये एफपीओ के कारण ये जन्म ले रही है। तो ये एक अच्छा बदलाव है, और इसमें से किसानों को न केवल बाजार बल्कि उसे कृषि आदान की बात हो रही, कृषि आदान जो उनको अच्छे क्वालिटी के कृषि आदान सही दर पे उनको मिल रहे हैं, तो इस तरह का एक्सटेंशन सर्विसेज उनको मिल रही है। तो ये हर जो पहलू है कृषि के, उसमें एफपीओ के माध्यम से उनको सपोर्ट मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो बात ये है कि जब भी इस तरह के काम को देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कुछ राज्य आगे, अब उसमें आगे निरंतर वो बढ़ते जाएंगे। आज वो चावल की बात कर रहे हैं, कल और दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके प्रोसेसिंग के और मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बदलाव है काफी जो है ये आशाजनक और सकारात्मक है। जी, अच्छा योगेश, क्योंकि मध्य भारत एफपीओ के बारे में पहले भी आपके इस फेडरेशन से जब हमने बात की है, तो आप वायदा बाजार में भी काफी सक्रिय मध्य भारत रहा है, और पहले सोयाबीन और चना जैसे जो कुछ कमोडिटीज थी उनके पुट ऑप्शन में भी आपने काम किया है, डिलीवरी देके आपने प्राइस रिस्क जो हेज भी करने का काम किया है।
तो इस क्षेत्र में अगर देखें तो आगे आपकी किस तरह की योजना है, और एफपीओ होने के कारण जो किसानों को ये सुविधा मिलती है इस प्लेटफॉर्म के उपयोग की, वो कितना आपको लगता है कि मार्केटिंग की जो पूरी योजना है उसमें कितना वो फिट बैठती है? देखिए, हमारा ये मानना है कि किसानों के पास चॉइस की हम हमेशा बात करते हैं कि जब बाजार की बात होती है कि किसानों के पास चॉइस होना चाहिए, और हमारा जितना बास्केट बड़ा होगा, जितना भी हम किसानों को ज्यादा अवसर दे सकें, उतना ही ये जो कृषि के लिए उतना ही फायदेमंद होगा और हमारे किसानों के लिए उतना फायदेमंद होगा। तो जो इस तरह के वायदा बाजार जैसे जो चैनल थे, जिस तरह के जो वर्चुअल मार्केट है, बेसिकली हम लोग इसमें फिजिकल और दोनों तरह का हम लोग इसमें ट्रेड कर रहे थे, तो ये जो ट्रेडिंग था ये भी किसानों के लिए, हमने सोयाबीन में पिछले साल काफी मध्य प्रदेश में 11 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने काम किया था, और उससे काफी हमारे किसानों को जो उत्पाद थे उन लोगों ने यहाँ पे ला करके, और हम लोगों ने डिलीवरी भी किया ले जा करके, उनके उत्पादों को बेचा और उसको बाजार से उनको मुनाफा भी कमाया हमारे जो एफपीओ जुड़ करके। तो ये अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा सरकार ने, चूंकि जिस तरह से मूल्य बढ़ रहे थे, तो अभी कई जगह सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस तरह की पाबंदियां जो है वो कृषि के लिए बहुत अच्छी नहीं है आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम जब एक तरफ किसान की आमदनी की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को उनकी उपज का बेहतर भाव मिले, तो हमें थोड़ा सा इस पे पाबंदियां लगाने में हमें जरूर एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि इसके जो दूरगामी परिणाम ये होते हैं कि जो भी हमारे जो बायर है, जिन्होंने माल खरीद के रखते हैं, जो कोई सौदे करते हैं, वो अब्रॉड के सौदे होते हैं, और अगर अचानक आप इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे कई सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ तक कि हमारे जो भरोसा होता है हमारे बाजार के ऊपर, वो जो हमारे जो विदेशी जो संस्थाएं उनका कम हो जाता है। तो फ्यूचर में तो ये थोड़ा सा एक पहलू है जिसपे मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। लेकिन और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे किसान को भी ये जो हम बोलते हैं कन्वेंशनल जो मार्केट है, जो ट्रेडिशनल मार्केट है, उसके अतिरिक्त जो ये नए जो इमर्जिंग, जिसको कि हम मार्केटिंग चैनल्स है, चाहे वो हमारे जो वायदे हो या हमारे पुट ऑप्शन, कई तरह के इस तरह के नए जो बाजार के जो उभरते हुए बाजार आ रहे थे, इनको भी सरकार को हमें लगता है कुछ मदद करने की जरूरत है, बजाय कि इनको रोकने की जरूरत है, क्योंकि रोकने से ये जो है समस्याओं का जो है समाधान नहीं होगा। प्राइस बढ़ रहा है, सरकार की हम समझ सकते हैं कि सरकार चूंकि सबके लिए है, तो जो गरीब वर्ग है, जो तबका है, उसके लिए भी सरकार ध्यान रखती है। लेकिन मेरे को लगता है कि इसका कोई ना कोई रास्ता सरकार को ढूंढना चाहिए और इस तरह के तत्वों से जो है बचना चाहिए। जी योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ मंडी.com में जुड़ने के लिए, और जो तमाम बातें आपने कही हैं उससे ये जरूर समझ में आता है कि जो एफपीओ को बनाना, नए एफपीओज खड़े करने की जो सरकार की योजना है, वो वास्तव में जमीन पर एक बेहतर तरीके से, और जो नए गाइडलाइंस आए हैं उनमें उसको मदद मिल रही है, फंडिंग की स्थिति सुधरी है, जो बैंक्स हैं उनकी ओर से जो फाइनेंस होने की स्थिति है, हालांकि उसमें नियम के आधार पर बहुत सारे सुधार किए गए हैं, लेकिन वो जमीन पर उस तरह से भी नहीं उतरा है। उसमें आपने बताया सुधार की जरूरत है, चाहे प्रोफेशनल्स को लेके आने की बात है, उसमें भी और काम किया जा रहा है, और साथ ही जो एफपीओज के लिए नए नए बाजार देने की बात है, वहां पे जो भी हो रहा है और जो होना चाहिए उसके बारे में भी आपने ये सारी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मंडी.com में आप जुड़े, हमारे दर्शकों से ये सारी बातें साझा की, इसके लिए शुक्रिया।